हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओनली सिविल्स गुरु में आपका स्वागत है। देखो दोस्तों, हम परीक्षा बंधन की डिटेल समरी जो करंट अफेयर्स मई 2020 से लेके दिसंबर 2020 से लेके मई 2021 तक है, उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम कई वीडियोस बना चुके हैं। बहुत लंबी वीडियोस नहीं बनाते हैं, आप देख सकते हैं। और आप इसको एक एक वीडियो को 2 से 3 बार देखने के बाद 90 से 95% करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। हम इसमें डिटेल भी करते हैं कि किस चीज़ को कैसे लिया गया, और उन पॉइंट को नोट डाउन करते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं जो परीक्षा संबंधित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्टअप इंडिया सीड एंड स्कीम क्या है? तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जो है दोस्तों, तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जो है दोस्तों, वो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPPIT जो है उसका, और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा, जो वाणिज्य यानी कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा 2021 और 25 की अवधि के लिए चलाई जा रही है। यानी कि कब? 4 साल की, यानी कि इसको 4 ईयर्स के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, और ये 945 करोड़ रुपए के कॉर्पस, यानी इसका जो फंड वैल्यू है वो कितनी है? 945 करोड़ रुपये। ठीक है, इस इंडिया का नाम है SISFS, मतलब स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। यह योजना 1 अप्रैल 2021 से लागू की गई है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेट याद रखना कि डेट क्वेश्चन पूछ सकता है। कुछ बातें हैं इससे रिलेटेड। क्या है? यह प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और बिजनेस करने के लिए क्या है, एक ऐसा प्रमाण पत्र है, उसके स्टार्टअप को धन प्रदान करेगी। पूरे भारत में जो चयनित इनक्यूबेटर सुविधाओं को माध्यम से धन का वितरण किया जाएगा। और यह बजट 2020-21 के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने स्टार्टअप्स के विकास के लिए एक राष्ट्रीय बीज कोष की स्थापना का प्रस्ताव किया और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान की थी। तो ये हो गई आपकी कितनी? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, जो 1 अप्रैल 2021 से लागू की है और जो 2020-21 के बजट में है, और 945 करोड़ रुपए का कॉर्पस है। ध्यान रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। ठीक है, अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अब देखते हैं नीली अर्थव्यवस्था संबंधी क्या प्रारूप है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो 17 फरवरी 2021 को देखा जाए, 17 फरवरी 2021 को भारत के केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, भारत हेतु नीली अर्थव्यवस्था नीति के प्रारूप पर सुझाव दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज़ क्या है? इससे क्या हुआ? इसका उद्देश्य भारत के सकल घरेलू उत्पाद जो होता है क्या? GDP। क्या होता है? GDP जो होता है, जो GDP है उसमें नीली अर्थव्यवस्था के योगदान को बढ़ाना और तटीय समुदाय से संबंधित लोगों के जीवन में सुधार लाना और समुद्री जैव विविधता का संरक्षण के अतिरिक्त समुद्री क्षेत्रों एवं संसाधनों की राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना है। ये इसका उद्देश्य है। इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं। जो हमारी मिनिस्ट्री, अर्थ मिनिस्ट्री जो है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वर्ष 2030 तक भारत सरकार के न्यू इंडिया विजन के अनुरूप नीली अर्थव्यवस्था नीति को अंतिम रूप देना है। कब तक? वर्ष 2030 तक। न्यू इंडिया विजन में नीली अर्थव्यवस्था को राष्ट्र विकास हेतु 10 प्रमुख आयामों में से एक माना गया है। यानी कि 10 प्रमुख आयाम है, उनमें से एक माना गया है। देखो देखते हैं कौन कौन से। यह है नीली अर्थव्यवस्था तथा समुद्री क्षेत्र के कुशल संचालन हेतु राष्ट्र लेखा ढांचा बनेगा। दूसरा है तटीय समुद्री स्वानिक नियोजन तथा पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा। तीसरा है सामुद्रिक मत्स्य पालन तथा प्रसंस्करण। चौथा है उभरते उद्योग, विनिर्माण, व्यापार, तकनीकी सेवाएं तथा कौशल विकास। पांचवा जहाजरानी सहित अवसंरचना है। और छठा समुद्री खनन तथा अपतटीय ऊर्जा है। और सातवां है दोस्तों सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और रणनीतिक आयाम। ठीक है दोस्तों, ये था आपका 7वां पॉइंट। ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं, देखो हम ये डिटेल कर रहे हैं, ये फैक्ट्स को डिटेल कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भारत ऊर्जा परिदृश्य देखते हैं, क्योंकि एनर्जी पे एक क्वेश्चन आ ही जाता है ऑलमोस्ट। अंतर्राष्ट्रीय जो ऊर्जा एजेंसी है, ठीक है, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसने 9 फरवरी 2021 को भारत ऊर्जा परिदृश्य 2021 जारी किया, यानी कि इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 जारी की। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसी रिपोर्ट आई, उससे पता क्या चलता है कि अगले 2 दशक में, मतलब अगले 2 दशक में, यानी कि 20 सालों में
25% की सबसे बड़ी वृद्धि करेगा। कौन? भारत। और वर्ष 2030 तक यूरोपीय संघ को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा बड़ा उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर बन जाएगा। यानी कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, थर्ड दोस्तों, क्या? थर्ड नंबर पर आ जाएगा। कौन? इंडिया। वहीं 2040 तक देखा जाए भारत की ऊर्जा जो खपत है कितनी हो जाएगी? लगभग 2 गुनी। कितनी हो जाएगी? लगभग 2 गुनी हो जाएगी, जो देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 8.6 ट्रिलियन डॉलर तक हो जाएगी। कितनी? 8.6 ट्रिलियन डॉलर तक हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2040 में भारत को तेल मांग वर्ष 2019 के स्तर पर 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन से बढ़कर 2040 तक कितना हो जाएगा? 8.7, कितना? 8.7 बिलियन डॉलर, 8.7 क्या हो जाएगा? मिलियन बीपीडी होने की संभावना है। बैरल पर डे, बीपीडी मतलब, ठीक है। तेल की बढ़ती मांग वर्ष 2030 तक भारत के तेल आयात बिल को कितना कर देगी? 2 गुना, करीब 181 बिलियन डॉलर हो सकता है ये, ठीक है दोस्तों। ये होगी इसकी एनर्जी परिदृश्य। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उसकी रिपोर्ट क्या कहती है, ठीक है। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ द्वारा 18 मार्च 2021 को, कब? 18 मार्च 2021 को अंकटाड है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की अंकटाड ने। उसने बताया कि भैया 2021 के लिए भारत के विकास का पूर्व अनुमान 5% लगा है। कितना? 5%। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछता है रिपोर्ट की किसने कितना इसका जीडीपी ग्रोथ रेट रखा है, कितने % रखा है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो ये 5% पर रखा गया दोस्तों। उसके बाद 2020 में भारत की जो जीडीपी का अनुमान था वो कितना था? 6.9% के संरक्षण का अनुमान लगाया था। किसने? अंकटाड ने। अंकटाड की रिपोर्ट देखा जाए तो भारत द्वारा अपनाए गए राहत उपाय न केवल बड़े पैमाने पर छोटे थे, बल्कि कुल मांग समर्थन के हिसाब से आपूर्ति पक्ष को बाधाओं को कम करने और तरलता सहायता प्रदान करने में भी केंद्रित थे। गौरतलब है कि अंकटाड वर्ष 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4.7 वृद्धि का पूर्वानुमान किया है, जबकि 2020 में 3.9% के संरक्षण का अनुमान है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 2021 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 4.5 वृद्धि का अनुमान लगाया है, जबकि 2020 में कितना था? 3.35%। कितना था? कितनी लगेगी? अमेरिका में 3.5% संकुचित हुई, ठीक है, 2020 में। और वहीं दूसरी ओर 2021 में चीन की अर्थव्यवस्था में 8.1% वृद्धि का पूर्वानुमान किया गया। कितना? 8.1% वृद्धि का अनुमान किया गया। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं वाहन स्क्रैपिंग नीति क्या है। जो वाहन है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये पूछी गई है। इस बार ये नई हाईलाइटेड है तो ये पूछ सकते हैं वाहन स्क्रैपिंग नीति एक्चुअल में क्या है। देखो, देखा जाए सड़क परिवहन मंत्रालय, किसने? सड़क परिवहन मंत्रालय ने 18 मार्च 2021 को वाहन स्क्रैपिंग नीति, डेट दोस्तों याद रखना, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है लेकिन डेट याद रखना आप लोग। स्क्रैप नीति की घोषणा की 18 मार्च 2021 को, ठीक है। इसमें क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो पॉल्यूशन फैलाते हैं यानी कि प्रदूषण फैलाने और ख़राब गुणवत्ता वाले जिनकी क्वालिटी ख़राब है उन वाहनों को चरणबद्ध तरीके से आराम से हटाने की व्यवस्था करना है, उसमें उनको ख़त्म कर दो। यानी कि खराब गुणवत्ता वाले पंजीकरण का नवीकरण ना कराने वाले निजी वाहनों की वैधता 20 साल है। वहीं कॉमर्शियल वाहनों की व्यवस्था जो है 15 साल रखी गई है, ठीक है। प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से 15 साल की अवधि पूरी हो जाने के बाद व्यावसायिक वाहनों पर फिटनेस प्रमाण पत्र और फिटनेस जांच के लिए बढ़े हुए शुल्क संबंधी नियम लागू होंगे, ऐसा कहा गया है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी में। दोस्तों, वाहन नष्ट करने का केंद्र पुराने वाहन के स्क्रैप का मूल्य निर्धारित करेगा और वाहन के शोरूम में बाहर निकलते समय देय मूल्य का लगभग 4 से 6% होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो निजी वाहनों के लिए जो रोड टैक्स में छूट है वो 25% और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15% तक हो सकती है। फिटनेस जांच और स्क्रैपिंग केंद्रों के लिए ये जो नियम है 1 अक्टूबर 2021 तक अधिसूचित कर दिए जाएंगे। दोस्तों, तो ये साथ था पूरी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी यानी कि वाहन स्क्रैपिंग नीति। अब देखते हैं महामारी से भारत में गरीबी दोगुनी होने का अनुमान लगाया जा रहा है कि भैया महामारी से गरीबी बहुत बढ़ गई है। 18 मार्च 2021 को वॉशिंगटन डीसी स्थित एक अमेरिकी थिंक टैंक था, उसका नाम था प्यू रिसर्च सेंटर, चलते हैं प्यू
रिसर्च सेंटर यानी कि PRC, क्या बोलते हैं, PRC, इन्होंने अनुमान लगाया कि भारत के मध्य वर्ग की आबादी 2020 की महामारी जनित मंदी के कारण 1/3 तक पहुंच सकती है। कितना हो सकती है? 1/3 तक पहुंच सकती है दोस्तों, ठीक है। जबकि प्रतिदिन 150 रुपए से कम आय वाले गरीब लोगों की संख्या 2 गुनी से अधिक होने का अनुमान इसमें किया गया है। किसमें किया गया है? प्यू रिसर्च सेंटर। इसके एक और तथ्य देखते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीनी जो लोग हैं, यानी कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो चीनी लोगों को आय कमोबेश उतनी ही रहने का अनुमान है, जबकि चीन का जो मध्य वर्ग है उसकी आबादी में सिर्फ 2% की गिरावट दर्ज होने की संभावना है। और 2020 में मंदी के परिणामस्वरूप भारत में मध्य वर्ग की आबादी 3.2 करोड़ तक सिकुड़ जाने का अनुमान, अर्थात 3.2 करोड़ लोग मध्य वर्ग से बाहर हो गए हैं। रिपोर्ट में मध्य वर्ग का लगभग 700 रुपये से 1500 रुपये प्रतिदिन या $10 से $20 प्रतिदिन आय वाले लोगों के रूप में परिभाषित किया है। इस बीच कोविड-19 मंदी के कारण भारत में प्रतिदिन $2 या उससे कम आय वाले गरीब लोगों की संख्या 7.5 करोड़ बढ़ी है। यह वैश्विक गरीबी में लगभग 60% वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। ये इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों कि महामारी से भारत में गरीबी 2 गुनी होने का अनुमान है, तो आप डिटेल करके पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब देखते हैं एशिया एवं प्रशांत SDG प्रगति रिपोर्ट। SDG जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट है, ये एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो ये 16 मार्च 2021 को इसको संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा इस रिपोर्ट को, जो एशिया एंड द पैसिफिक GHD प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो जारी की गई। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि वर्तमान गति से एशिया प्रशांत क्षेत्र जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लक्ष्य जो है 10% से कम ही हासिल कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए एशिया प्रशांत क्षेत्र SDG के 104 मापने योग्य लक्ष्यों में से 2030 तक केवल 9 तक पहुंचने का क्या है, ट्रैक है। जो 104 मेजरमेंट है उनमें से केवल 9 तक ही एशिया प्रशांत क्षेत्र पहुंच सकते हैं। देखा जाए तो पर्यावरण लक्ष्यों पर प्रगति बहुत निराशाजनक रही है, जैसे लिंग समानता जो लक्ष्य 5 में है, स्वच्छ जल और स्वच्छता लक्ष्य 6 में है, टारगेट 6 में, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा 7 में, सभ्य कार्य और आर्थिक विकास 8 में, भूमि जी पर जीवन लक्ष्य 15 में जैसे, या जलवायु कार्रवाई लक्ष्य 13 में, और पानी के नीचे जीवन लक्ष्य 14 के लिए निराशाजनक प्रदर्शन विशेष चिंता का विषय है। वास्तव में स्थिति अब वर्ष 2000 की तुलना में बदतर है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार है। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए आधे से अधिक कौन जिम्मेदार है? एशिया प्रशांत क्षेत्र दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं ग्राम उजाला कार्यक्रम एक्चुअल में क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ सकता है भैया कि ग्राम उजाला कार्यक्रम क्या है। तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक मिनिस्ट्री ने 19 मार्च 2021 को बिहार के आरा में, ध्यान रखना डेट और जहां ये कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों चीज़ें, बिहार के आरा में ग्राम उजाला कार्यक्रम, ग्राम उजाला प्रोग्राम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य है जो ग्रामीण उपभोक्ता हैं उनको कार्यशील ताप दीप्त बल्ब यानी कि वर्किंग इनकैंडिसेंट बल्ब जमा कराने के बदले LED बल्ब दिए जाएंगे। जो आप ये लाल वाले बल्ब लगाते हो ना, जो 100 वाट का होता है, उसकी जगह आपको LED बल्ब दिए जाएंगे। इसमें यही है कि भैया कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड कार्यशील पुराने बल्बों के बदले ग्रामीण लोगों को केवल 10 रुपये में LED उपलब्ध कराएंगे। प्रत्येक परिवार को अधिकतम 5 LED बल्ब दिए जाएंगे, जिससे क्या होगा, ग्राम उजाला प्रोग्राम के थ्रू जो बिहार के आरा में चला गया है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा मार्च 2021 में, जिससे बिजली की जो खपत है उसमें क्या होगा, कमी आएगी और हमें कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम के चरण में आरा बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश और नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिमी गुजरात के गाँव में करीब 1.5 करोड़ LED बल्बों का वितरण किया जाएगा। और इसके तहत ये पूरी तरह से कार्बन क्रेडिट के माध्यम से वित्त पोषित किए जाएंगे। और यह भारत में इस तरह का पहला कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। और इसके तहत, कार्यक्रम के तहत भारत की जलवायु परिवर्तन कार्रवाई पर अगर देखा जाए तो प्रतिवर्ष 2025 मिलियन किलोवाट घंटा ऊर्जा की क्या होगी, बचत होगी। 2025 मिलियन किलोवाट घंटा, और प्रतिवर्ष 1.65 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे कार्यक्रम हमें चलाते रहने चाहिए जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट पे क्या हो, फायदा हो, एनवायरनमेंट में लाभ मिले। अब ये बिजनेस टू कंज्यूमर ई-कॉमर्स इंडेक्स आया 2020, भी देखते हैं। देखो अंकटाड ने क्या किया, अंकटाड द्वारा
फरवरी 2021 यानी कि 17 फरवरी 2021 को बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स क्या किया, जारी किया। इस सूचकांक में ऑनलाइन वाणिज्य में संलग्न होने की तत्परता 152 देशों की रैंकिंग दी गई, यानी कि 152 देशों को इसमें इंक्लूड किया गया। और वहीं देखा जाए तो इसमें पहला स्थान स्विट्जरलैंड का था, नीदरलैंड का दूसरा और डेनमार्क का तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, सिंगापुर चौथे पे है। और देशों को 4 जो इंडिकेटर हैं वो ले गए। नंबर 1, सुरक्षित इंटरनेट सर्वर होना चाहिए, डाक सेवाओं और बुनियादी ढांचे की विश्वसनीयता, इंटरनेट का उपयोग करने वाली आबादी का हिस्सा और वित्तीय संस्थानों तथा मोबाइल मनी सेवा प्रदाता के साथ अकाउंट पर रैंकिंग। भारत की स्थिति देखा जाए तो 152 देशों में 71वें स्थान पर हमारा भारत रहा। वहीं 2019 में भारत 73वें स्थान पर रहा। इस बार 2 स्थान उछलकर 71वें स्थान पर आ गया है। पड़ोसी देशों में चीन 55वें, श्रीलंका 91वें, नेपाल 113वें, भूटान 114वें, बांग्लादेश 115वें और पाकिस्तान 116वें स्थान पर रहा है। तो आप एक बार देख के जाइएगा। और वहीं देखते हैं नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक। देखो 2020 में इसमें क्या है, तो केंद्रीय आवासन और शहरी गृह मंत्री जो हैं, शहरी कार्य मंत्री जो हैं, जिनका नाम है राज्य मंत्री ने हरदीप सिंह पुरी कहा जाता है, उन्होंने 4 मार्च 2021 को नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक जारी किया। और यह सूचकांक भारतीय नगर पालिकाओं के निर्धारित कार्यों के आकलन और विश्लेषण पर था। इसमें 111 नगर पालिकाओं, दिल्ली को अलग से एनडीएमसी और 3 नगर निगमों के लिए अलग मूल्यांकन किया गया। 5 वर्टिकल क्षेत्रवार किए गए प्रदर्शन की जांच की गई। इसमें 20 क्षेत्र और 2 100 संकेतक वाले 5 वर्टिकल हैं। कौन सा, सर्विस, वित्त, नीति, प्रौद्योगिकी और शासन, यानी कि सर्विस, फिनेंस, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस। 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिका की श्रेणी में देखा जाए तो इंदौर नगर पालिका शीर्ष पर रहा। इसके बाद सूरत, भोपाल, पिपरी चिंचड़वाड़ और पुणे का स्थान आया। पहले नंबर पर इंदौर, दूसरे पर सूरत और तीसरे पर भोपाल। और 10 लाख से कम आबादी वाली देश श्रेणी में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद शीर्ष स्थान पर रहा। उसके बाद तिरुपति और गांधीनगर, करनाल और इस तरह की ये सलीम का स्थान रहा। तो देख सकते हैं आप, देख के जाएगा। अब देखो भारत में डिजिटल भुगतान की क्या स्थिति है। डिजिटलाइजेशन बहुत किया है, देखते हैं डिजिटल इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अप्रैल 2021 में आंकड़ों के अनुसार 2020-21 की पहली तिमाही में ऑनलाइन लेन देन की बात की जाए तो उसमें 76% की क्या हुई, वृद्धि दर्ज की गई, यानी कि 76% तक उसमें क्या किया गया, बढ़ोतरी हुई। 2020 में ये तुलना में देखा जाए तो ये क्या था, पहली तिमाही में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। और ये जो ऑनलाइन था 50% से अधिक का योगदान रहा था। भारत में सर्वाधिक ट्रांजैक्शन होता क्या, 2021 में भारत में कम से कम 25.5 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ। कितना, 25.5 बिलियन। इसके पश्चात चीन का नंबर आता है। उसके बाद $15.7 बिलियन के साथ कौन है ट्रांजैक्शन हुई, जहाँ पे चीन में। उसके बाद दक्षिण कोरिया का नंबर आता है $6 बिलियन। उसके बाद थाईलैंड 5.2, उसके बाद ब्रिटेन में 2.8 बिलियन ट्रांजैक्शन हुई। तो आप देख सकते हैं पहले नंबर पर भारत है, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे दक्षिण कोरिया रहा। ठीक है दोस्तों, 3 तक तो आप देख के जा सकते हैं। अब यूपीआई पेमेंट क्या है, ये एक डिजिटल पेमेंट ट्रैकर है। क्या है, डिजिटल पेमेंट ट्रैकर। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में देखा जाए तो क्या हुआ, 2021 में डिजिटल लेन देन यूपीआई के जरिए 93% तक बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 93% तक। वहीं फरवरी 2020 में देखा जाए तो क्या है, यूपीआई के जरिए लेन देन जहाँ 2.2 लाख करोड़ रुपए था, वहीं फरवरी 2021 में ये लेन देन 4.25 लाख करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, तो ये कितना है, 93% तक बढ़ा है। ध्यान रखना दोस्तों, यूपीआई के थ्रू जो हुआ है वो फरवरी 2020 का 2.2 लाख करोड़, 2.22, और फरवरी 2021 में 4.25 लाख करोड़। तो देखा जाए तो डिजिटल लेन देन फरवरी 2021 के मुकाबले मार्च 2021 में भी 19% बढ़कर 5.04 लाख करोड़ हो गया। यानी कि अब एक महीने में भी ये 19% बढ़ा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ट्रांजैक्शन प्रोफाइल दिखा देता हूं आपको। अब देखा जाए तो यूपीआई प्लेटफॉर्म में फोन पे सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे है। ये ध्यान रखना कि वो पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन किससे हुआ है, तो नंबर 1 पे है फोन पे, नंबर 1। नंबर 2 पे गूगल पे 36% के साथ, नंबर 3 पे अमेजॉन पे, नंबर 4 पे पेटीएम, मतलब पेटीएम चौथे नंबर पे आ गया, 4 नंबर पे। ठीक है, 4 नंबर पे 14.9% के साथ।
तो पहले नंबर पे फ़ोन पे से सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुए, नंबर 2 पे गूगल पे, नंबर 3 पे अमेजन पे और नंबर 4 पे आ गया एटीएम। ठीक है, और वहीं कार्ड स्वैप मशीन से भी जो है ट्रांजेक्शन हुआ है, लगभग इतने ट्रांजेक्शन हुए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक बार, कहाँ जा रहा है भाई, रुक जा। तो ट्रांजेक्शन प्रोफाइल देखो, क्रमवार देखा जाए तो एनईएफटी से भी ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो एनईएफटी से कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, सॉरी दोस्तों, एनईएफटी से कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, एनईएफटी से ट्रांजेक्शन हुए हैं 7.40%। कितने, 7.40%। नेक्स्ट से हुए एनएसीएस से 9.13%, मोबाइल बैंकिंग से 3.60%, इंटरनेट बैंकिंग से 4.84%। आप सारा डेटा देख सकते हो। सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन अगर हुआ है तो हुआ है डेबिट कार्ड से 14.09%। ये नंबर 1 पे है डेबिट कार्ड, नहीं सॉरी भीम ऐप से 70.07। नंबर 1 पे भीम ऐप, नंबर 2 पे ये डेबिट कार्ड है और नंबर 3 पे है पीपीई, नहीं नंबर 2 पे पीपी। पहले नंबर पे देखो भीम ऐप, पहले नंबर पे, सॉरी दोस्तों एक बार रुको, कन्फ्यूजन हो रहा है। पहले नंबर पे है भीम ऐप 17.07% के साथ, नंबर 2 पे है पीपीई 14.69 के साथ, नंबर 3 पे है डेबिट कार्ड। ये नंबर 3 तक तो याद रखे जाइएगा, ठीक है। और नंबर 4 पे नेक, ये 9.13% के साथ, ठीक है। अब देखते हैं खान एवं खनिज निदेशक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इसलिए सरकारी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण मॉनिटाइजेशन हुआ है, यही बहुत ज़्यादा, ये मेंस का कुछ क्वेश्चन है। वित्त वर्ष 2021 में पुनः खरीद, बाई बैक की हुई वापसी। अब ये देखो बाई बैक क्या है, ये एक वर्ड है, आपसे पूछ सकते हैं। देखो शेयर पुनर्खरीद ने मजबूती के साथ क्या है, वापसी की है। क्या किया है, वापसी की है, क्योंकि कर ढांचे में बदलाव न के बारे में एक बार फिर भारतीय कंपनी जगत के लिए अपने शेयरधारकों को पुरस्कृत करने का इसे अनुकूल जरिया बना दिया। वहीं 2020-21 में भारतीय कंपनी जगत ने 39,295 करोड़ रुपए के शेयरों को पुनः खरीद की पेशकश की, ठीक है, जो कि पिछले के मुकाबले में 97% ज़्यादा है। पुनः खरीद क्या है, कंपनी जब अपने ही शेयर निवेशकों से खरीदती है, जो निवेशक होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं उनसे खरीदती है शेयर को, तो इसे कहते हैं पुनः खरीद। पुनः खरीद की प्रक्रिया होने के बाद इन शेयरों का वजूद खत्म हो जाता है और पुनः खरीद के लिए मुख्यतः 2 तरीकों, टेंडर ऑफर व ओपन मार्केट का इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी कई वजहों से क्या करती है, बाई बैक का फैसला लेती है। सबसे बड़ी वजह होती है कंपनी की बैलेंस शीट में अतिरिक्त नकदी का होना, मतलब अतिरिक्त पैसा का आना। कंपनी के पास बहुत ज़्यादा नकदी का होना अच्छा नहीं माना जाता है। इससे यह माना जाता है कि कंपनी अपनी नकदी का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। शेयर पुनः खरीद के जरिए कंपनी अपने अतिरिक्त नकदी का इस्तेमाल करती है, मतलब वो शेयर खरीद लेती है, उनको क्या करती है, जो उनके पास पैसा होता है उनको शेयरधारकों को देती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोर्ब्स की अरबपतियों की, सॉरी बिलियनियर्स की वार्षिक सूची, अरबपतियों की, फोर्ब्स लिस्ट फॉर बिलियनियर्स। फोर्ब्स की वार्षिक वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट जारी की है, जिसके अनुसार Amazon.Inc के संस्थापक जेफ बेजोस ने लगातार चौथे वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया। वहीं भारत के सबसे अमीर अरबपति मुकेश अंबानी कुल 84.5 बिलियन डॉलर के साथ 10वें स्थान पर रहे। फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर सूची का 35वां संस्करण 6 अप्रैल 2021 को जारी किया। इसमें रिकॉर्ड तोड़ 2755 अरबपति शामिल थे, ठीक है। नंबर 1 पे हैं जेफ बेजोस जो अमेजॉन के हैं, 177 बिलियन डॉलर। दूसरे हैं एलन मस्क, टेस्ला स्पेस एक्स के मालिक, 151 बिलियन डॉलर। वहीं बर्नार्ड अर्नोल्ड LVMH के हैं, 150 बिलियन डॉलर। बिल गेट्स चौथे नंबर पे हैं, माइक्रोसॉफ्ट 124 बिलियन डॉलर। मार्क जुकरबर्ग 5वें नंबर पे 97 बिलियन डॉलर। वहीं दोस्तों मुकेश अंबानी 10वें नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ 84.5 बिलियन डॉलर। तो देख के जाएगा, फोर्ब्स पे एक क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम से, फोर्ब्स पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है दोस्तों। अब ये PLI स्कीम क्या है ये मैं आपको बता दूं, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना है, ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए शुरू की गई है, ये उनमें से एक है। यानी कि जो उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन है, PLI योजना का सकारात्मक असर दिखाई देने लगा है। कंपनी द्वारा नई भर्ती करने के देश में रोजगार के अवसर बढ़ने लगे हैं। इस बात की जानकारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी
ने दी और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO द्वारा जारी की गई। ठीक है दोस्तों, इसकी CMIE की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2020 में देश में बेरोजगारी की दर 9.1% थी। इसके अनुसार कितनी थी? 9.1%, जबकि जनवरी 2021 में घटकर 6.5% पर आ गई है। यानी जनवरी में देश में रोजगार के आंकड़े में इजाफा हुआ। आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक महीने के दौरान रोजगार के आंकड़ों में सबसे बड़ा इजाफा है। वहीं इस दौरान रोजगार की दर में बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर 2020 के 36.9% के मुकाबले बढ़कर 37.9% हो गई है। यानी कि जो दिसंबर 2020 में 36.9% थी, उसके मुकाबले 37.9% हो गई है दोस्तों। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इसका आपको एक बार ये बता देता हूँ कि योजना से संबंधित कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। क्या है? देखो, जो PLI योजना है 2020 के बजट में इसको अगले 5 साल के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा। इस योजना के माध्यम से 10 प्रमुख क्षेत्रों पर धनराशि खर्च की जाएगी जो 2 लाख करोड़ रुपए है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के माध्यम से आयात में कमी आएगी, यानी इंपोर्ट में कमी आएगी और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जिससे हमारी इकोनॉमी क्या होगी? बेहतर बनेगी दोस्तों। ठीक है, क्या बनेगी? इकोनॉमी